देखिए वही सवाल, और सवाल क्या है कि यहीं ये 2 kg का ये मास था और 1 kg का इस रिंग था, और 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग से हमने से बांधा था। जब इस 2 kg को हमने रिलीज़ किया तो होता क्या है कि यार ये रिंग भी स्लाइड करता है इसमें, क्योंकि इट्स फ्री टू मूव। ओके, इट्स फ्री टू स्लाइड ओवर दिस। पूछा क्या है, जब ये मास, ये ब्लॉक 2 kg का 37 डिग्री बना देगा इस पाइप के साथ, तो भाई साहब ये कितना मूव करेगा। ये जो मूव करा है ये एक्स बताना था। ओके ठीक है, तो दिस वॉज द प्रॉब्लम। अब देखिए पहले तो हमें बहुत बात इसमें नोटिस करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये नोटिस करनी पड़ेगी कि कभी भी इस केस में जब भी मान लीजिए किसी भी वक्त, चाहे वो तभी हो, चाहे वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा हो वो ब्लॉक, या वो सीधा सीधा रखा था उस समय, है ना। अब ये बताइए एक्स डायरेक्शन में फोर्स है नेट फोर्स, या वाई डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में तो है, तभी तो नीचे आया वो mg। पर हर समय इसमें इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं एक्स डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं रहेगा। फील कीजिए इस बात को। देखिए यहाँ से टेंशन और यहाँ पे टेंशन, यहाँ mg, मान लीजिए इस स्ट्रिंग का भी mg 10 kg, और यहाँ पे n लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट में इस पूरे सिस्टम में एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं होगा। देखिए टेंशन का कंपोनेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो नो नेट फोर्स इन द एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन। तो क्या बात पता चलती है भाई, अगर एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है तो पहली बात तो वहीं से कि मूव सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से रेस्ट पे था। शुरू में सेंटर ऑफ मास क्या था, रेस्ट पे, कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वो सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यानी कि वही वाली बात आ जाएगी m1 x1 बराबर m2 x2। ओके, अभी सॉल्यूशन को करना ऐसे था, अभी तक बस मैंने सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, अब उस पर कर लेते हैं, ठीक है। तो कहानी ऐसी थी कि जब उन्होंने पूछा है कि जब वो 37 डिग्री का एंगल बनाएगा तब ये रिंग कितना हिल चुका होगा। तो जैसे रिंग पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। और mg मास भी यहाँ पे आ चुका है, पहले तो वो लगा हुआ था ना रॉड से, ये हो गया 37 डिग्री। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए शुरुआत में यहाँ पे कहीं पे मास था, तो ये 2 मीटर था, ये x हमें निकालना है। अब देखिए जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ आपको रेड से, ये भी तो 2 मीटर ही रहेगा। अभी स्ट्रिंग का लेंथ तो सेम ही है ना, स्ट्रिंग का लेंथ हुई ना कम हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट लूँगा, रिजॉल्व करूँगा, तो कितना हो जाएगा 2 cos 37, 2 cos 37 यानी कि 2 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो क्या ये नहीं होगा 8/5? कितना, इतने की लेंथ भाई साहब, इतने की लेंथ 8/5 हो जाएगी। क्या बोलते हो, ट्रू? ये x, ये 8/5, तो बचाओ कितना होगा 2 माइनस x माइनस 8/5, ये बचा हो जाएगा। यानी कि ये, यानी कि x एक्सिस पे ये ब्लॉक, y एक्सिस पे नहीं, सेंटर ऑफ मास किस पे रेस्ट पे है, x एक्सिस पे, नेट फोर्स 0 x एक्सिस पे, तो उसमें मूव ही नहीं करेगा। पहले भी तो मूव नहीं कर रहा था ना, तो एक ही जगह पे रहेगा, है ना। तो ये जो हुआ ब्लॉक, ये x एक्सिस पे कितना मूव किया, इतना। ओके ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं अब। तो कितना होगा ये 10 2/5 माइनस x, ठीक है जी। अब तो बस वही करना है, m1 x1 बराबर m2 x2, यानी कि 1 kg मूव किया x और 2 kg मूव किया 2/5 माइनस x। इसे सॉल्व कर ले जी, और x की वैल्यू आ जाएगी, इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 4/5 माइनस 2x, इवेंचुअली क्या हो जाएगा ये 3x 4/5 के बराबर।
और x हो जाएगा 4/15, मतलब मोटा मोटा इतना ही हो जाएगा। तो x मेरा आ गया ये, तो रिंग इतना मूव करेगा। ओके, ये है आंसर। रिंग कितना मूव करेगा? रिंग मूव्ड टू द राइट इतना, 4/15 मीटर। ओके, चलिए फिर अब देखिए, इसमें हमने बहुत बात कर ली है, आगे थोड़ी और बातें कर लेते हैं। और जैसे कि हमने ये बात करी है कि नेट फोर्स ज़ीरो होती है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ज़ीरो। इफ़ नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज़ीरो होता है, पता भी हमको। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही है। इस पे मैंने पहले भी दिखाया था आपको, तो मोमेंटम कांस्टेंट आ जाता है। मोमेंटम किसका? पूरे सेंटर ऑफ मास का। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या? पूरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, या m1v1 m2v2। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट सेंटर ऑफ मास का, इसका मतलब क्या कि मेरे कहने का मतलब था कि सारे पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट या सारे पार्टिकल के वेलोसिटी का सम कांस्टेंट। जी हाँ, उनके पार्टिकल के मतलब जो सिस्टम में सारे पार्टिकल, जिस सिस्टम बना हुआ है, उनके वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था या फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो होता था, इसका मतलब ये तो ही नहीं होता था a1 a2 ज़ीरो है, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 ये ज़ीरो होता था। ओके, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। यानी कि स्पेसिफिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि पी आई इक्विवेलेंट टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें देखिए सवाल बन सकते हैं, बहुत से सवाल बनते हैं, कुछ खास करेंगे नहीं, मेजरली हमने कर भी लिए हैं उस तरह के। तो जैसे मैं कहता हूँ आपको, टेक फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक बॉम्ब था 3 किलो का, तो 2 किलो का फूटा, इस तरफ चले गया 20 की रफ्तार से, तो 1 किलो का फूट के इधर किस वेलोसिटी से आएगा? तो जब बम रेस्ट पे था शुरू में, तो उसका मोमेंटम कितना था? ज़ीरो, वेलोसिटी तो थी नहीं। अब क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, इंटरनल फोर्स ही है ना, वो इंटरनल फोर्स से फूटा है। इंटरनल जो भी उसकी केमिकल फोर्स थी, इंटरनल फोर्स थी, इंटरनल एनर्जी थी, उससे फूटा, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। पहला मोमेंटम क्या था? ज़ीरो, तो फाइनल को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। ट्रू, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का मोमेंटम, इन दोनों कंपोनेंट का मोमेंटम बराबर होगा, यानी कि 2 × 20 प्लस, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए 1 × v हैज़ टू बी ज़ीरो, और उन्हें इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने का मतलब आप समझ जाएंगे, v नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब उस तरफ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो v आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। ट्रू, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं m1v1 बराबर m2v2, बस वेलोसिटी ऑपोजिट होगी, या तो आप समझते ही हैं, मास तो नेगेटिव नहीं होगा ना। ओके, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कॉन्सेप्ट वाली बात है, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सवाल तो कहीं बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। प्रोजेक्टाइल डाल देते हैं, थोड़ी मैं फील भी दे देता हूँ, और अच्छा वाला सवाल भी बता भी दूंगा। तो जैसे इफ़ आई आस्क यू कि एक बम है, ठीक है, उसे मैंने ऐसे करके फेंका, प्रोजेक्टाइल फेंका, किसी एंगल से फेंका, मान लीजिए 37 के एंगल पे फेंका, और ऊपर गया, फूट गया पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये फूट गया और 2 पीसेस में फूट गया, 3 पीसेस में फूट गया, जितने में एक ऐसे चले गया, एक ऐसे चले गया। अब अगर मैं अगले की वेलोसिटी आपसे पूछूं कितनी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं? अगले की वेलोसिटी जो 2 की अगर मैंने दे दी, मान लो इसकी 10 दे दी, इसकी 5 दे दी, एंड पूछ ली इसकी 10 दे दी 37 के एंगल पे, ऐसी डेटा बना रहा हूँ, बाद में कर भी लेंगे।
तो पहली बात तो आप मोमेंटम कंजर्व करोगे, क्योंकि अभी भी बात हमने करी है कि इंटरनल फोर्स की वजह से फूट रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं। पर एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे तो है एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटी है। तो क्या वाई डायरेक्शन पे आप मोमेंटम कंजर्व नहीं करते? चलो एक्स डायरेक्शन पे, एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। पर वाई डायरेक्शन पे तो है एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या वाई डायरेक्शन पे मोमेंटम कंजर्व नहीं करते? देखिए, आप गौर करेंगे, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आप करते हैं। अब उसी की मैं फील बता रहा हूँ आपको, सवाल तो बाद में कर ही देंगे। एक्चुअली हम कंजर्व करते हैं, वी कंजर्व वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व किया जाता है, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। अब सवाल आएगा आपके दिमाग में, क्यों भला क्यों? एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो वाई वी आर एक्चुअली कंजर्विंग मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि वाई डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है mg, मान लो बम का वजन कितना है, 5 किलो 3 किलो जितना भी है, तो 50 न्यूटन 30 न्यूटन। बट द थिंग इज, जो वो फोर्स लगा, वो इम्पल्स लगा है एक मोमेंट में, वो इतना ज़्यादा है कि वो 50 और 30 न्यूटन की कोई हैसियत नहीं है। समझाता हूँ मैं, जैसे बम है। अब जरा मैं इसकी फोर्स बता दूँ, जो इम्पल्स फोर्स, इसकी इंटरनल एनर्जी से जो फोर्स आई है इम्पल्स फोर्स, वो कितनी ज़्यादा हो सकती है कि अगर ये बम फूटा है 2 किलो का था, और 1 किलो मान लो 3 किलो का था, और 2 किलो 1 किलो के उसमें फूटा है, तो इसकी कुछ यहाँ वेलोसिटी, कुछ यहाँ वेलोसिटी भी कितनी, 100 मान लो, और ये मान लो 200 से चले गया, जो भी, इसे 200 मान लो, उसे 100 मान लो, ठीक है। इसे 200 मान लो, उसे 100 मान लो, ट्रू। बम ऐसे फूटा, तो अगर मैं कहूँगा कितनी फोर्स है, तो फोर्स क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम कितना चेंज हुआ बम का, किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। तो अगर मैं 1 kg वाले का मोमेंटम अगर चेंज करने के हिसाब से देखो कितना चेंज हुआ, पहले तो ज़ीरो था, वहाँ पे जाके कहीं भी रह के फूटा, तो पहले वेलोसिटी 0, ठीक है, और अब अचानक से बहुत ज़्यादा हो गई, 200 हो गई, और कितने टाइम में हुई, बहुत कम टाइम में, 0.001 सेकेंड में। तो एक बार फोर्स का आप अंदाज़ा लगाइए, मोमेंटम 200 से 0 से 200 और इतने कम सेकंड में, मतलब रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको, 0.001। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितनी फोर्स है, कितनी न्यूटन फोर्स हो गई होगी, 20030 और, तो क्या इसके आगे मैं बम के वेट की फोर्स को इग्नोर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ।